हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के वीडियो में आपका स्वागत है। सर्विस नाउ एडमिन की सीरीज में आज हम नंबर 7 पे आएंगे, वीडियो नंबर 7। और इसके अंदर हम लोग टेबल के बारे में और जानकारी देखेंगे। देखिए, लिस्ट और व्यू को हम अच्छे से समझ चुके हैं। लिस्ट और व्यू क्या था? लिस्ट और व्यू टेबल की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का एक तरीका है। ओके, ताकि यूजर उसको देख पाए, यूजर उसके हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर पाए। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आ रही है टेबल से। तो टेबल जैसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, टेबल सब कुछ होल्ड करता है। मतलब सर्विस नाउ में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, डेटा से लेके कॉन्फ़िगरेशन तक, सिक्योरिटी मेजर्स तक, एसीएल तक, सब कुछ टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। तो चलिए चलते हैं इंस्टेंस पे और शुरुआत करते हैं टेबल्स की। अब टेबल पे जाने के कई तरीके हैं। देखिए, यहाँ पे टेबल की आप पूरी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिखिए टेबल्स। अंडर सिस्टम डेफिनेशन यहाँ पे देखिए टेबल्स का ऑप्शन है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो टेबल की इंफॉर्मेशन भी एक टेबल के अंदर है, जिस टेबल का नाम है sys अंडरस्कोर db अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे टेबल मिल जाएंगे। जैसे हम इंसिडेंट से शुरू करते हैं। आप सर्च कीजिए लेबल में इंसिडेंट। तो देखिए, इंसिडेंट से स्टार्टिंग 3 टेबल यहाँ पे मिल गए। हम ओपन करेंगे इंसिडेंट टेबल को, जिससे कि हम थोड़ा वाकिफ हैं। आप इंसिडेंट फॉर्म से भी टेबल पे जा सकते हैं। वो किस तरह जाएंगे, चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट फेवरेट है, इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉन्फ़िगर पे जाइए। देखिए यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ से भी आप टेबल पे जा सकते हैं। तो दोनों तरह से हम लोग इंसिडेंट टेबल पे ही जाएंगे। देखिए सेम चीज ओपन हुई है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसमें डिटेल में चलते हैं। अ टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। ये आप जानते हैं, इसमें रिकॉर्ड होते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक पूरा रिकॉर्ड, जिसको हम रो कहते हैं। वर्टिकल का मतलब फील्ड्स, जो टेबल में अलग अलग हैं, जो हम देख चुके हैं, जिनमें अलग अलग इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। एप्लीकेशन यूजेस टेबल्स एंड रिकॉर्ड टू मैनेज डेटा एंड प्रोसेसेस। जी हाँ, इन टेबल्स का यूज होता है एप्लीकेशंस के द्वारा। एप्लीकेशन में जितना भी डेटा होता है वो सारा इन्हीं टेबल्स में स्टोर किया जाता है। तो देखिए, इस टेबल को रिलेटेड कुछ यहाँ पे चीजें हैं। सबसे पहला है लेबल। तो लेबल क्या होता है? जो आपको दिखता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट टेबल ओपन करता हूँ, तो देखिए स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये है हमारा लेबल। ठीक है, यहाँ पे एस बी ऐड है क्योंकि ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों में काम करता है, क्योंकि यहाँ पे केवल नाम है तो वो है लेबल। तो ये हमारा लेबल। लेबल के बाद आता है नेम। नेम होता है हमारा जो एक्चुअल में डेटाबेस नेम यूज करते हैं हम लोग। मतलब जो एक्चुअल में डेटाबेस में जाके जो सेव हो रहा है जिस नाम से, उसे हम कहेंगे नेम। अब नेम की कई इंपॉर्टेंस है। ये नेम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो उस समय हमको इसी नेम का यूज करना पड़ता है। जब हम टेबल को क्वेरी करते हैं या फिर जब हम डेटाबेस को क्वेरी करते हैं, उस समय हमें ये नाम पता होना चाहिए किसी भी टेबल का। अगर आप लेबल से क्वेरी करेंगे तो आपको इशू आएंगे, लेकिन नाम से आप क्वेरी कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सटेंड टेबल। तो दिस टेबल इनहेरिट फील्ड्स फ्रॉम दिस टेबल। तो बेसिकली सर्विस नाउ के अंदर एक चाइल्ड और पेरेंट टेबल का कॉन्सेप्ट भी है। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों है? ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये जो इंसिडेंट टेबल है, ये फील्ड्स इनहेरिट कर रहा है किस टेबल से? टास्क टेबल से। तो हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट टेबल है, ये है चाइल्ड टेबल ऑफ टास्क टेबल, या फिर जो टास्क टेबल है वो है पेरेंट ऑफ इंसिडेंट टेबल। ठीक है, अब जब एक्सटेंड करते हैं, जब इनहेरिट करते हैं, तो उस केस में क्या फायदा होता है? देखिए, मेन फायदा ये है, जो भी फील्ड्स हैं हमारे पेरेंट टेबल में, वो फील्ड्स हम एक्सटेंड टेबल में भी यूज कर सकते हैं। तो हमें बार बार एक जैसी फील्ड बनाना जरूरी नहीं है। अब बार बार क्यों बनाना चाहते हैं हम लोग? तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि सर्विस नाउ आईटीएसएम एप्लीकेशंस देता है। तो हर एप्लीकेशन अपने आप में कहीं ना कहीं लिंक है। ठीक है, इनमें कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो रिपीट होती हैं। तो उस केस में अगर इनहेरिटेंस नहीं होगा, तो हमें हर टेबल के लिए सारी फील्ड्स दोबारा दोबारा बनानी पड़ेंगी, जिससे कि ऑब्वियसली रिडंडेंसी बढ़ेगी और वहां पे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड किया है, या सर्विस नाउ ने कॉन्सेप्ट ऐड किया है इनहेरिटेंस का। आप किसी भी टेबल का पेरेंट ऐड कीजिए, तो पेरेंट की जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए, फील्ड लेवल पे तो चीजें दिख रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट पे जो स्क्रिप्ट चलती हैं, पेरेंट पे जो सिक्योरिटी लगाते हैं, पेरेंट पे जो एसीएल लगे हैं, वो भी चाइल्ड के ऊपर काम करते हैं।
थोड़ा और डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस यही है इनहेरिटेंस की। आप इनहेरिट कर रहे हैं, क्या क्या इनहेरिट कर रहे हैं आप? उसका डेटा मॉडल इनहेरिट कर रहे हैं आप, उसकी फील्ड्स इनहेरिट कर रहे हैं आप, सिक्योरिटी इनहेरिट कर रहे हैं आप, सर्टेन अदर बिजनेस रूल क्लाइंट स्क्रिप्ट्स इनहेरिट कर रहे हैं, और उनका यूटिलाइज करता है, जिससे कि कंफ्यूजन कम होती है और रिडंडेंसी कम होती है। तो आई होप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर होगा। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। इसके बाद आता है एप्लीकेशन। तो आप जानते हैं कि एप्लीकेशंस के डेटा को मैनेज करने के लिए ही टेबल्स का यूज होता है, ठीक है। तो ये टेबल किस एप्लीकेशन में है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जब हम नया क्रिएट करते हैं टेबल, उस समय ही एप्लीकेशन सेट हो जाती है और ये बाद में बदलती नहीं है। देखिए, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है वो है रिमोट टेबल। थोड़ा ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका बेसिक फंडामेंटल मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, नॉर्मल हमारे जो टेबल्स हैं, ठीक है, ये टेबल्स का सारा स्ट्रक्चर और इसका जो डेटा है वो सर्विस नाउ के डेटाबेस में रहता है। लेकिन अगर आप इस टेबल को रिमोट टेबल बना देते हैं, जो कि हम केवल स्टार्टिंग में बना सकते हैं जब हम क्रिएट करेंगे, तो अगर कोई रिमोट टेबल है तो उसका स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया सर्विस नाउ में, लेकिन उसका जो डेटा है वो सर्विस नाउ के डेटाबेस में नहीं है, वो किसी बाहर एक्सटर्नल सोर्स में है। जैसे कि किसी बाहर डेटाबेस में या किसी और सर्विस नाउ के इंस्टेंस में, मतलब इस इंस्टेंस में नहीं है, किसी सीआरएम में, ठीक है, सीआरएम अगर डेटाबेस है उसके अंदर, मतलब यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही आप उस टेबल को लिस्ट व्यू में खोलते हैं, तो उस समय सर्विस नाउ का सिस्टम कॉल करता है उस पर्टिकुलर टेबल को, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेटा सोर्स को, और वहां से टेम्परेरी बेसिस के लिए आपको डेटा दिखाता है। तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना ही इसको समझिए। इसके बाद आते हैं, देखिए कॉलम्स का यहाँ टैब है। कॉलम्स क्या है आप जानते हैं, जो जो तरह की फील्ड्स होती हैं सर्विस नाउ में वो सब है। तो यहाँ पे आपको कितनी फील्ड दिख रही है? यहाँ पे टोटल हमें फील्ड दिख रही है 99। तो यानी इंसिडेंट टेबल में इस समय 99 फील्ड्स है। और यहाँ पे फिर भी आपके पास ऑप्शन है न्यू फील्ड बनाने का। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि कोई नई फील्ड बनाई जाए, तो आप न्यू पे क्लिक करके बना सकते हैं। अगर इसके अंदर जाते हैं तो देखिए आपको सबसे पहले दिखेगा कॉलम लेबल। मतलब क्या लेबल है, जैसे कि टेबल का लेबल था वैसे ही इसका लेबल है। ये केवल सामने डिस्प्ले पर्पस के लिए है। अगेन इसका नाम होता है, ओके, उस नेम से ही उस फील्ड को यूज किया जाता है और फर्दर स्क्रिप्ट वगैरह में उसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे वो नेम ऐड नहीं है, चलिए हम उसको ऐड करते हैं। पर्सनलाइज पे क्लिक कीजिए, कॉलम नेम, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर लगे। तो देखिए कॉलम लेबल के बाद यहाँ पे कॉलम नेम भी आ गया। कॉलम लेबल था चाइल्ड इंसिडेंट्स, जबकि कॉलम नेम है चाइल्ड अंडरस्कोर इंसिडेंट, ठीक है। तो यही फर्क है। तो देखिए नेम के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे गैप नहीं दिया हमने, उसमें अंडरस्कोर लगा दिया ताकि इफिशिएंटली ये यूज हो सके, एज अ सिंगल फील्ड यहाँ पे ये यूज हो सके। तो इस तरह से लेबल और कॉलम के बारे में डिफरेंस था। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती होती है टाइप। तो देखिए कौन सी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर होगी, वो डिसाइड होता है उसका टाइप क्या है। जैसे कि चाइल्ड इंसिडेंट में केवल इंटीजर को स्टोर होना था। कॉज में या प्रॉब्लम कॉज में एक स्ट्रिंग थी पूरी, जिसकी एक लेंथ होगी, देखिए लेंथ यहाँ पे दी है 4000 कैरेक्टर की लेंथ, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे के सारे टाइप है। अब इन टाइप्स के बारे में भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल टेबल को थोड़ा और क्लियर करते हैं। इसके बाद रेफरेंस। अब रेफरेंस अगर आप याद करें, हमने इंसिडेंट के अंदर कॉलर फील्ड को देखा था, असाइन टू फील्ड को देखा था। तो देखिए कुछ फील्ड्स ऐसी थी जो कि दूसरे टेबल को रेफर कर रही थी, तो उन फील्ड्स को कहा जाता है रेफरेंस फील्ड। तो यहाँ पे देखिए जो जो टाइप रेफरेंस है उसके आगे टेबल का नाम है, ठीक है। अगर मैं इसको शो मैचिंग करूं, तो जितने भी रेफरेंस हैं उनके आगे एक टेबल हमने दिया हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फील्ड इस टेबल को रेफर करे और हम इंसिडेंट के अंदर वहां पे वो डेटा सेलेक्ट कर पाए। बाकी इसको छोड़ के अगर आप देखेंगे तो किसी में भी रेफरेंस नहीं है, क्योंकि इनमें रेफरेंस का ऑप्शन ही नहीं होता। केवल रेफरेंस टाइप फील्ड में रेफरेंस ऐड करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके बाद मैक्स लेंथ है, डिफॉल्ट वैल्यू है। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? हर फील्ड की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे कि अगर आपने फॉर्म लोड किया तो उस समय उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर हम इंसिडेंट पे जाते हैं, यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए कुछ वैल्यूज अपने आप आ रही हैं जो हमने सेलेक्ट नहीं करी हैं। जैसे कि स्टेट की वैल्यू, ये अपने आप न्यू आ गया। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं?
स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, न्यू है। मतलब जब कोई वैल्यू यूजर सेलेक्ट नहीं कर रहा है, अपने आप जो वैल्यू दिख रही है वो न्यू है। आप चाहें तो बाद में उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट था, पहले से ही लो आया, अर्जेंसी लो आया, प्रायोरिटी 5 आया, राइट। तो अब चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इम्पैक्ट की जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू थी वो है लो। अगर दोबारा रीलोड करें तो आपको दिखेगा इम्पैक्ट इज लो। तो यही होता है डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। और धीरे धीरे इन फील्ड्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब हम और जानेंगे कि ये फील्ड्स क्या क्या इनमें और एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे फील्ड्स के एट्रीब्यूट्स हैं। तो अभी थोड़ी देर में इसको और डिटेल में जाते हैं। तो यही था हमारा कॉलम्स। ठीक है, सारी फील्ड्स के बारे में आपको चीजें दिख जाएंगी। इसके बाद अब आते हैं कंट्रोल पे। तो देखिए, अगर आपको अपने टेबल को फ्यूचर में कभी पेरेंट बनाना है, आप चाहते हैं कि आपके टेबल को कोई यूज कर पाए एज अ पेरेंट, तो आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट टेबल में एक्सटेंसिबल नहीं है। मतलब इंसिडेंट टेबल ने तो एक टेबल को एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, उसका पेरेंट है टास्क। लेकिन इंसिडेंट को हमने ये ऑप्शन नहीं दिया कि इंसिडेंट को कोई एज अ पेरेंट यूज कर पाए। अगर यहाँ पे चेक होता, या अभी मैं चेक कर दूं और अपडेट कर दूं तो ये हो जाएगा, बट यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स ऐसा नहीं दिया गया। इसके बाद आता है लाइव फीड। तो लाइव फीड में अगर ये दिखना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या होता है लाइव फीड, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत सिंपल है। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ऑटो नंबरिंग का। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा जब भी हम क्रिएट करते हैं तो नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, राइट। इंसिडेंट में, प्रॉब्लम में, चेंज में, तो ये अपने आप नहीं आ रहा, ये हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप किया है। यहाँ पे ये एनेबल है कंट्रोल। ठीक है, वो कंट्रोल है। अगर आपको ऑटो नंबर करना है तो आप यहाँ पे उसका प्रीफिक्स दीजिए। तो आप देखेंगे जितने भी इंसिडेंट्स हैं सब आईएनसी से शुरू होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि वो ऑटो नंबर कहाँ से शुरू होगा, प्रीफिक्स से शुरू होगा, और वो प्रीफिक्स है आईएनसी। और स्टार्टिंग नंबर क्या है, स्टार्टिंग नंबर है 10,000, और नंबर ऑफ डिजिट कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इंसिडेंट टेबल को ओपन करता हूँ तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टोटल 7 नंबर डिजिट है। और ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 10,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कौन सा इंसिडेंट है हमारा, 10,012, राइट। तो इस तरह से ये आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, और इस तरह से नंबर मेंटेन होते रहेंगे। तो मेन चीज क्या है, यहाँ पे आप प्रीफिक्स और ये सारी चीजें दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपका टेबल आगे जाएगा। तो इसके बाद ऑप्शन है क्रिएट एक्सेस कंट्रोल का, ये चेक बॉक्स है। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, अगर आपको जब आप टेबल बना रहे हैं उसी समय एक्सेस कंट्रोल्स बनाने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके एक्सेस कंट्रोल बन जाएंगे। ठीक है, और उनको आप फर्दर एक्सेस देने के लिए, रिवोक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस पे ज्यादा भी ध्यान नहीं देना, आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तब हमें ये चीजें और क्लियर होंगी। तो कंट्रोल के बाद अब चलते हैं एप्लीकेशन एक्सेस में। देखिए, इस टैब में ये बताया गया है कि कैसे दूसरी एप्लीकेशन स्कोप्स और वेब सर्विसेज इस टेबल के साथ काम कर सकती है। इसमें दो ऑप्शन यहाँ पे हैं। ठीक है, क्या इसमें अलाउड है क्या नहीं अलाउड। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑल एप्लीकेशन स्कोप। तो इसका मतलब है इस इंस्टेंस पे जो स्कोप्ड एप्लीकेशन है या अदर ग्लोबल एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, वो सभी अलाउड हैं इस टेबल को एक्सेस करने के लिए। दूसरे स्कोप में जो कि है द एप्लीकेशन स्कोप ओनली, तो इसके अंदर अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एप्लीकेशन है ये एक्सेसिबल केवल इसी स्कोप के अंदर है। इस स्कोप को छोड़ के, मतलब करंटली जो ग्लोबल स्कोप है इस इंसिडेंट का, इसको छोड़कर और कोई भी स्कोप्ड एप्लीकेशन इसको एक्सेस करना चाहेगी तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगी, एक्सेस डिनाइड हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सेस का मतलब देखना हो गया, एक्सेस का मतलब स्क्रिप्ट से फेच करना हो गया। मतलब ना तो आप स्क्रिप्ट चला पाओगे, किसी तरीके से भी आपको ये डेटा नहीं मिलेगा। तो ये पावर आ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद नीचे ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं। तो क्या क्या ऑपरेशंस अलाउ हैं, क्या क्या नहीं अलाउ है, ये सब आपके हाथ में है। आप चाहे उतनी लिमिटेड एक्सेस भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर मैंने केवल कैन रीड किया और यहाँ पे लिखा ऑल एप्लीकेशन स्कोप, तो मतलब जो दूसरी स्कोप्ड एप्लीकेशंस है वो केवल इंसिडेंट टेबल का डेटा रीड कर सकती हैं। अब रीड मतलब उन्हें देखना है। अब चाहे वो टेबल खोल के देखे, चाहे वो
स्क्रिप्ट के थ्रू फेच कर सके, तो रीड तो हो सकेगा लेकिन आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, ना क्रिएट कर पाएंगे, ना डिलीट कर पाएंगे। तो यही है एप्लीकेशन एक्सेस का पूरा फंडा। जब हम इसमें स्कोप्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी हम ऐसा करेंगे, उस केस में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से ये डेटा नहीं दिखता है, किस तरह से दिखता है, और कैसे बिहेवियर चेंज होता है ये एक्सेसिबल फॉर्म चेंज करने के। तो वेट कीजिए उस दिन का। तो इस तरह से आप लोग एक टेबल को बना सकते हैं, उसके अंदर उसके कॉलम्स, उसके कंट्रोल्स और उसकी एप्लीकेशन एक्सेस की सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हम इसके बॉटम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए कई सारे रिलेटेड लिंक्स मिलेंगे। तो ये सारे रिलेटेड लिंक्स आपको अलग अलग जगह ले जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इस टेबल की लिस्ट देखना चाहता हूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। लिस्ट पे क्लिक करते ही देखिए मैं लिस्ट पे पहुंच गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो मैं इंसिडेंट के नए फॉर्म पे पहुंच जाऊंगा। मैं लिस्ट लेआउट पे क्लिक करूंगा, यानी लेआउट फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो मैं फॉर्म के लेआउट पे पहुंच जाऊंगा। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पे हम राइट क्लिक करके करते थे, यहाँ पे अगर आप टेबल से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो एक एक लिंक पे आपको क्लिक करना है और देखना है वो आपको कहाँ ले जाता है। इसके बाद इस टेबल से रिलेटेड जो कुछ और चीजें हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। मतलब इस टेबल पे कितने एक्सेस कंट्रोल लगे हैं, कितनी सिक्योरिटी यहाँ पे है, वो आपको दिख जाएंगे। अब क्या होता है एक्सेस कंट्रोल, ये आप फिलहाल समझिए कि सिक्योरिटी होती है, ठीक है। इस टेबल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन कौन एक्सेस नहीं कर सकता, वो सब का सब एक्सेस कंट्रोल के थ्रू ही मैनेज होता है, तो वो यहाँ पे है। इसके बाद लेबल, लेबल जैसे कि हमने देखा था, टेबल का लेबल होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्लूरल है तो इंसिडेंट्स आप बताइए। तो यही चीज मैं आपको कब से समझा रहा था, किस लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश में दिख रहा है वो, ठीक है। अगर आप किसी नेटिव लैंग्वेज में डालना चाहते हैं, जैसे फ्रेंच हो गया, चाइनीस हो गया, तो यहाँ पे आपको उसका नंबर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश के लिए EN है, इसी तरीके से आप लैंग्वेज का टेबल ओपन करके अपनी अलग लैंग्वेज का कोड यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा एक रिलेटेड लिस्ट है जो कि डेटाबेस इंडेक्सेस। तो इस टेबल की 79 फील्ड्स पे इंडेक्स लगा है। तो बेसिकली इंडेक्स का जो मतलब होता है, जो मेन यूज होता है, वो सर्चिंग और सॉर्टिंग को आसान करना। मतलब जिस फील्ड पे इंडेक्स लगा हुआ है या जो फील्ड इंडेक्स्ड है, उस फील्ड में आप डेटा बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। मतलब उसमें टाइम कम लगेगा, रिसोर्सेस कम लगेंगे, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ चुनिंदा फील्ड्स पे इंडेक्स लगाते हैं जिनका हमें पता है, जिसपे सर्च ज्यादा किया जाता है। जैसे कि अपडेटेड ऑन, कब अपडेट किया, ओपन एट, उसके बाद लोकेशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी की सारी फील्ड्स हैं जिनके ऊपर इंडेक्स लगाया हुआ है। तो ये सब सर्विस नाउ ने ऑटोमेटिक किया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो अपना कोई नया इंडेक्स बना सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए इतना ही, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए टैब है टेबल सब्सक्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात की गई है, तो ये हमारे ज्यादा यूज का नहीं है। सर्विस नाउ किस तरह से चार्ज करता है, ठीक है, किस तरह से लाइसेंस काउंटिंग करता है, तो वो सब चीजें यहाँ पे है। तो इस पे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, यू कैन इग्नोर इट। तो देखिए इसके साथ हमने सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है। टेबल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब हम लोग एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे। उस टेबल में हम फील्ड सेट करेंगे। उस समय फील्ड्स के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग टेबल्स पे और अपना पहला टेबल बनाते हैं, एक कस्टम टेबल। अब कस्टम टेबल क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट टेबल डायरेक्टली इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो टेबल आप या मैं बनाएंगे, जो भी यूजर बनाएगा, ठीक है, सर्विस नाउ का इंस्टेंस आने के बाद, उन सभी टेबल्स को हम लोग कस्टम टेबल बोलते हैं। और उनको कैसे पहचाना जाता है, उनके नाम के आगे हमेशा U अंडरस्कोर लगा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेट्स गो टू टेबल्स, अंडर सिस्टम डेफिनेशन क्लिक ऑन टेबल, क्लिक ऑन न्यू। तो यहाँ पे एक वार्निंग है, सर्विस नाउ रेकमेंड क्रिएटिंग कस्टम टेबल इन स्कोप्ड एप्लीकेशन। टू लर्न मोर अबाउट स्कोप्ड एप्लीकेशन क्लिक हियर। तो बेसिकली सर्विस नाउ अब धीरे धीरे ये एनकरेज करता है कि आप कस्टम टेबल ग्लोबल एप्लीकेशन में तो ना ही बनाएं, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप कस्टम एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप उसके अंदर अपना टेबल बनाएं, ठीक है, ताकि आपकी प्रोसेस, आपका डेटा सब कुछ मेंटेन रहे।
लेकिन फॉर टेस्टिंग पर्पस हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं, उसका लेबल हम देंगे डेमो पीडीआई। ओके, जैसे ही आप लेबल देंगे नाम अपने आप आ गया। आप नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन यू अंडरस्कोर हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपी सिंक कर देता हूँ तो देखिए क्या नाम चेंज होगा, देखिए अपने आप यू अंडरस्कोर ऐड हो गया, यानी आपके टेबल का यू अंडरस्कोर नाम हमेशा रहेगा, क्योंकि ये एक यूजर डिफाइंड टेबल है, ये कस्टम टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब देखिए अगला ऑप्शन ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप टेबल को एक्सटेंड करना चाहते हैं, मतलब क्या इसका आप पेरेंट ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पेरेंट ऐड कर सकता हूँ। लेट मी ऐड द सेम टास्क टेबल हियर, ठीक है। ये जो पेरेंट्स है, कुछ ऐसे टेबल्स हैं जिनको हम बेस टेबल भी बोलते हैं, जैसे कि ये टास्क टेबल, ये पूरे के पूरे आईटीएसएम टेबल्स का एक बेस टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से कई और बेस टेबल हैं। तो आपको उन सभी बेस टेबल्स की लिस्ट बनानी है, कौन कौन से सर्विस नाउ में बेस टेबल है, इन बेस टेबल का क्या यूज होता है, और वो कमेंट सेक्शन में लिखें। एक टेबल मैंने आपको बता दिया टास्क टेबल, इसका मैंने यूज भी आपको बता दिया है, तो बाकी का आप यूज मुझे बताइए, ठीक है। तो मैं इससे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप मॉड्यूल बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये एप्लीकेशंस हैं और इसके अंदर जो है ये मॉड्यूल्स हैं, राइट। हर एप्लीकेशन के अंदर एक मॉड्यूल है। तो जी हाँ, हम बनाना चाहते हैं, क्रिएट मॉड्यूल पे हमने क्लिक कर दिया। हम मोबाइल मॉड्यूल नहीं बनाना चाहते, हम इसको किसी मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए सारी की सारी एप्लीकेशंस या ये मेन्यूज आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको किसी के अंदर ऐड नहीं करना, ठीक है। मैं एक नया मेन्यू बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम है डेमो, और मेरे मॉड्यूल का नाम है डेमो पीडीआई, ठीक है। अभी फिलहाल ये रिमोट टेबल नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्या होता है रिमोट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आइए इसके कंट्रोल्स में। अभी इसमें हमने कोई फील्ड ऐड नहीं करी है, इट्स ओके। टेबल तो बना लें पहले। मैं इसको एक्सटेंसिबल बनाना चाहूँ आपके ऊपर है। अब मैं इसको ऑटो नंबर करना चाहता हूँ। तो देखिए ऑटो नंबर में इसने ऑटोमेटिक अपने आप दे दिया। आप चाहे तो यहाँ पे प्रीफिक्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर का लेंथ चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बटन भी ऑटोमेटिक चेक आया, क्रिएट एक्सेस कंट्रोल। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि इसका एक एक्सेस कंट्रोल बने। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मेरा रोल अपने आप बन गया। रोल को आगे जाके हम और डिफाइन करेंगे, बट यहाँ पे एक रोल अपने आप बन गया है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन एक्सेस टैब पे। क्योंकि मैं इस टेबल को ग्लोबल एप्लीकेशन में बना रहा हूँ, तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि और एप्लीकेशन भी इसको एक्सेस कर पाए और केवल वो रीड कर पाए, ठीक है। बाकी चीज कुछ ना कर पाए, ना क्रिएट कर पाए ना इसमें अपडेट कर पाए। मतलब मैं चाहता हूँ इस टेबल में जो भी डेटा होगा, कोई दूसरी कस्टम एप्लीकेशन उसको केवल रीड कर पाए, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या होता है आगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको सेव कर लेंगे या सबमिट कर देंगे। सबमिट किया तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा लास्ट लोडेड पेज पे, यानी ये सेम टेबल पे आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए अपडेट से शॉर्ट करते हैं, तो ऊपर हमारा आ जाना चाहिए। जी हाँ, हमारा टेबल यहाँ पे आ गया। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। कॉलम में जाइए। अरे ये क्या, हमने तो एक भी फील्ड नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पे 84 फील्ड्स आ गई। क्या मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ? जी नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, क्योंकि हमने एक्सटेंड किया था टास्क को। तो टास्क टेबल की सारी फील्ड्स यहाँ पे आ गई। आप चाहें तो आप इंसिडेंट की फील्ड यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये सारी इनहेरिटेड है, ठीक है। अगर मैं इन पे ऐड करके यहाँ पे टेबल का नाम ऐड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये कौन सी टेबल की फील्ड्स है। हालांकि ये फील्ड्स अब आपको इस टेबल पे भी दिखेंगी, लेकिन ये एक्चुअल में किस टेबल पे बनाई गई है वो यहाँ पे है, देखिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन सब टेबल से आई है, टास्क टेबल से होके आई है ये सब। तो चलिए एक बार टास्क टेबल को भी ओपन करके देखते हैं, ठीक है ना। अब वहां पे कैसे जाएंगे, या तो आप टेबल में ढूंढिए, या यहीं पे क्लिक कीजिए प्रीव्यू द रिकॉर्ड, और ओपन रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस टेबल को हमने खोला। इस टेबल का नाम क्या है, सर्विस नाउ अंडरस्कोर कस्टमर सर्विस टास्क। लेकिन ये खुद एक और टास्क को एक्सटेंड कर रहा है, तो यानी दो लेवल की यहाँ पे एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रही है। तो हमने यहाँ पे एक गलती कर दी थी टेबल बनाते समय।
मैं तो चाह रहा था केवल इसी टेबल को मैं एज अ पेरेंट रखूं, लेकिन क्योंकि दोनों का लेवल सेम था तो मैंने गलती से इस टेबल को रख लिया। लेकिन फिर ये टेबल भी इस टेबल को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ये सारी की सारी फील्ड्स दिख रही हैं। अब ये फील्ड्स टास्क मतलब कस्टमर सर्विस वाले टास्क से भी आ रही हैं और हमारे दूसरे टास्क जो एक्चुअल जो बेस टेबल है उससे भी आ रही हैं, क्योंकि ये टेबल भी इसको एक्सटेंड कर रहा है, तो सारी की सारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आप ये गलती ना करें। आप वहां जाके उसका नाम चेक कर लें, केवल लेबल पे अगर आप चलेंगे तो गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा टेबल तैयार है, ये सारी की सारी फील्ड्स इसमें आ गई। इसका कंट्रोल हमने डिफाइन कर दिया, इसका हमने एप्लीकेशन एक्सेस डिफाइन कर दी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी लिस्ट में या इसके फॉर्म पे चलते हैं। क्लिक ऑन द फॉर्म। तो देखिए इस तरह से कुछ ये आपके सामने आ गया। अगर आपको लिस्ट का डिस्कशन याद है, लिस्ट व्यू और फॉर्म व्यू का, जब भी कोई नया व्यू बनता है तो उसमें केवल पहला जो सेक्शन है आपके सामने होता है। तो ये हमारा पहला सेक्शन है, ठीक है, इस टेबल का। तो यही आपको दिख रहा है, पहला सेक्शन ही है यहाँ पे। और पहला सेक्शन हमेशा टेबल के नाम से होता है, तो टेबल का नाम क्या है, डेमो पीडीआई। ओके, और यहाँ पे आपको इस तरह से ऑटोमेटिक सर्विस नाउ ने जनरेट कर दिया है। आप चाहें तो इसमें राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर में फॉर्म लेआउट पे जाके नया सेक्शन भी बना सकते हैं, इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अभी ये जो सारी फील्ड्स आपको दिख रही हैं, ये फील्ड्स हमारे डेमो पीडीआई से नहीं आई हैं, ये इनहेरिटेड टेबल से उठ के आई हैं। तो देखिए फिर भी सर्विस नाउ ने एक काबिले तारीफ काम किया है, कितने अच्छे से डिजाइन यहाँ पे हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, असाइन टू फील्ड एक यूजर को जा रही है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आइटम फील्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको ये लुकअप ग्लास दिख रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम टेबल पे जा रही है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सब्जेक्ट दीजिए माई फर्स्ट टेबल रिकॉर्ड। ओके, इसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन दीजिए, बाकी प्रायोरिटी और ये सब सेम है, सिंपल रखिए। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं या इसको हम लोग सबमिट करते हैं। सबमिट करते ही कहाँ जाएगा, ये लास्ट लोडेड पेज पे जाएगा। हालांकि रिकॉर्ड बन चुका है, सबमिट हो चुका है। अगर आप उसको सेव करते तो वो वहीं रहता, उसी फॉर्म पे रहता। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, हर बटन का एक अच्छा इस्तेमाल सर्विस नाउ करवाता है। सेव और सबमिट दोनों काम एक ही करते हैं, लेकिन सेव में कंट्रोल उसी फॉर्म पे रहता है, जबकि अपडेट में या किसी और बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो लास्ट लोडेड जो है आपकी स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये मेरा टेबल है। ठीक है, अब इसको मैं लिस्ट में देखना चाहता हूँ। तो या तो आप क्या कीजिए, या तो आप यहाँ से जाइए लिस्ट पे, शो लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और अभी हमने उसमें एक रिकॉर्ड बना लिया है। या फिर आप यहाँ पे आइए, एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, हमने उसको ऐड भी तो किया था मेन्यू के अंदर, राइट। तो चलिए यहाँ पे वो मेन्यू देखते हैं, डेमो लिखिए। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या पता कि यहाँ पे रिफ्रेश ना हुआ हो। अब यहाँ पे डेमो लिखिए, देखिए ये यहाँ पे बन गया डेमो के अंदर डेमो पीडीआई, क्योंकि हमने मेन्यू भी बनाया था और मेन्यू आइटम भी बनाया था। उसमें हमने किसी एग्जिस्टिंग मेन्यू में उसको ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारी ये मेन्यू बन गया डेमो का और उसके अंदर डेमो पीडीआई बन गया। अब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। टेबल का नाम पेस्ट किया, उसके बाद आपने डॉट करके लिस्ट लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और एंटर मारिए, उस केस में भी आपके सामने ये खुल जाएगा। ठीक है, ये तो केवल इस विंडो में खुला, मतलब आपके मिडल एरिया में खुला। अगर आप न्यू टैब में खोलना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। पेस्ट कीजिए टेबल का नेम, डॉट कैपिटल में यहाँ पे लिस्ट लिखिए आप, फिर एंटर मारिए, तो आपके सामने दूसरे टैब में आप खुल गया। तो देखिए कितना अच्छा है। तो इस तरह से आप अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आप लोग क्या कीजिए, एक टेबल बनाइए, टेबल में ये सारी की सारी चीजें ऐड कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे चलेंगे और ये सारी फील्ड्स अब डिस्कस करेंगे। फील्ड के साथ जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसमें फील्ड की जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।